दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ बैक टू बैक यहाँ पर जो है आपके वेल्डिंग की वेल्डिंग का जो सब्जेक्ट है इससे लेकर के सारा एक एक करके वीडियोज में कवर करा रहा हूँ। और वेल्डिंग में अपन जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जिस प्रकार से अपन यहाँ देख रहे हैं कि वेल्डिंग में क्या है, तो वेल्डिंग जोड़ यहाँ पर है। वेल्डिंग ज्वाइंट किसे कहते हैं, वेल्डिंग ज्वाइंट की क्या संज्ञा है। तो दोस्तों यहाँ पर वेल्डिंग ज्वाइंट कौन कौन से प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लेप ज्वाइंट, लेप ज्वाइंट किसे कहते हैं ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में यहाँ बट ज्वाइंट किसे कहते हैं, टी ज्वाइंट किसे कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जोड़ है जिसका अपन यहाँ पर क्लेरिफाई करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि क्या क्या चीजें होगी। मैं यहाँ पर कई प्रकार के जोड़ों का जिक्र करूंगा, साथ में आपको यहाँ दिखाऊंगा भी भाई यहाँ पर जो है बट ज्वाइंट क्या है, लेप ज्वाइंट क्या है, कॉर्नर ज्वाइंट क्या है, एज ज्वाइंट क्या है, टी ज्वाइंट क्या है। तो ये चीज आपको यहाँ से ही क्लियर होगी। चलिए मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ लेप ज्वाइंट पे। जी हाँ, आप देख रहे हो लेप ज्वाइंट। लेप ज्वाइंट में क्या चीज है ऐसी है जो आपको पढ़ाई जाए। जी लेप, लेप का मतलब यहाँ पर नाम ही लेप है। तो क्या होगा, यह जोड़ सबसे सरल जोड़ होता है। पहली बात ठीक है, इसमें दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख कर के वेल्डिंग की जाती है। तो वह कौन सा जोड़ है जिसमें दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख कर के वेल्डिंग की जाती है। तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में मैंने लिखा है लेप जोड़। तो आपको बताना है कि लेप जोड़ सबसे पहला है जिसमें एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को रख करके यहाँ क्या कर दी, ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, और यहाँ इसी के ऊपर ये रख करके बीच में यहाँ क्या कर दी है, ये वेल्ड कर दिया है, ये वेल्ड कर दिया, ये वेल्ड कर दिया है और ये वेल्ड कर दिया। अब ये जुड़ गया है। तो दोस्तों ये लेप ज्वाइंट कहलाता है। एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रख करके ज्वाइंट कर देने को लेप ज्वाइंट कहते हैं, जो कि आप जानते हो ये सबसे सरल जोड़ है। क्या है, ये सबसे सरल सिंपल जोड़ है जिसका अपन यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि ये जोड़ किस टाइप का है। तब तो सबसे सरल जोड़ यही है। उम्मीद है आपको तो मेरी बात पसंद आई गई है। ये कौन सी बात थी, क्या बात थी, ये बात आप यहाँ समझ चुके हो। जी नेक्स्ट स्टेप में अगर बात करता हूँ तो लेप के बाद दूसरे नंबर का आता है यहाँ पर क्या आता है, लेप के बाद दूसरे नंबर बट जोड़। बट ज्वाइंट किसे कहते हैं ये आपको समझना होगा। देखिएगा इस जोड़ में दो प्लेटों के किनारों को, इस जोड़ में दो प्लेटों के किनारों को एक शिद में रख करके, एक शिद में रख करके जोड़ते हैं। दो प्लेट के किनारों को एक शिद में रख करके जोड़ने वाला जो जोड़ होता है वो क्या होता है, बट जोड़। ये मजबूत जोड़ होता है, याद रखना है। तो दो किनारों को एक शिद में रख करके जोड़े जाने वाला जो जोड़ है वो क्या है, यहाँ पर बट जोड़ है। तो बट जोड़ कैसे होता है इसको देख लीजिएगा, मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो ये आमने सामने रख दिया है, ठीक है, डन, राइट ना। ये भी आमने सामने रख दिया, डन, राइट ना। और यहाँ पर दोनों को ये जोड़ दिया और ये जो जोड़ा गया है ये कौन सा जोड़ है, यहाँ पर बट जोड़। और ये मजबूत जोड़ है। क्या है, वो सरलता, तो ये क्या है, मजबूत जोड़ है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। तो पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, आपसे ऐसा कैसा ही लैंग्वेज के रूप में पूछ लिया जाएगा, फिर आप कहोगे सर कौन सा क्या है। तो इस तरह की स्टेप आपके साथ हो जाएगी। जी अब आप देखिएगा यहाँ एक टी जोड़ भी है। क्या है, हाँ जी, टी जोड़। अब टी जोड़ की क्या स्टेप है, यहाँ देखो टी जॉइंट, इसको बोलते हैं टी जॉइंट। अब इसमें देखो इस जोड़ में एक प्लेट को दूसरी प्लेट पर 90 डिग्री के कोण पर, एक प्लेट को दूसरी प्लेट पे 90 डिग्री के कोण पर रखते हैं जिससे उसकी आकृति टी अक्षर के समान दिखाई देती है। इसीलिए इसे टी जोड़ की संज्ञा दी जाती है। इस जोड़ को रोकने के लिए पहले टेकिंग की जाती है। टेकिंग मतलब थोड़ा सा टच लगा दिया जाता है, मतलब कि टाँका लगा दिया जाता है, टेकिंग करना बोलते हैं। टेकिंग की तथा बाद में प्लेट के दोनों साइडों पर वेल्डिंग की जाती है। तो टेकिंग टाँका लगा कर हल्का सा फिर दोनों साइडों पर वेल्डिंग की जाती है जिससे जोड़ मजबूत बन जाता है। जिससे जोड़ क्या बन जाता है, मजबूत बन जाता है। तो यहाँ लिखा है कि इस जोड़ में एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर कितने 90 डिग्री कोण पर रखते हैं और उसकी आकृति टी अक्षर के समान हो जाती है, इसलिए इसको टी जोड़ की संज्ञा दी जाती है। अब टी जॉइंट होता कैसे है यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको नजर आ जाएगा। जी एक बार में आपको नजर आ रहा होगा ये टी जॉइंट है। हाँ जी, ये देखो आप, ये जोड़ है कोई भी, ये एक प्लेट है, राइट ना। इस प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट तो रख दी, लेकिन एक हल्का सा टाँका लगाया
और ये भी कितनी डिग्री पर है, 90 डिग्री पर, ये भी कितनी डिग्री पर, 90 डिग्री। और यहाँ मैं हल्का सा टाका लगा के रोक करके फिर वेल्ड कर दूंगा। परिणाम जो होगा इसका एक जोरदार वेल्डिंग होगी, मजबूत वेल्डिंग होगी। ये इस टाइप की स्टेप बन जाएगी। अब आकार क्या है अंग्रेजी का अक्षर, टी जैसा। अब टी, ये इसको सीधा करूंगा तो ऐसा ही तो आकार बनेगा ना इसका। अगर मैं इसको सीधा करने लगा तो सेम आकार यही बना, क्योंकि यहाँ ज्वाइंट किया गया है इसको, कहाँ, यहाँ ज्वाइंट किया गया, तो सेम अक्षर, तो टी अंग्रेजी के अक्षर के समान ये होता है। ठीक है जी, हाँ, और मजबूत जोड़ बन जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें एक और चीज आपके सामने आ जाती है, बट टी जोड़ के बाद जो आता है वो क्या आता है, यहाँ कॉर्नर जोड़। क्या आता, कॉर्नर जोड़ की क्या स्टेप होती है वो अपन देखेंगे यहाँ पर। तो कॉर्नर जॉइंट जो होता है वो क्या होगा, किस टाइप का होता है, कैसा होता है, इस पर ध्यान देंगे। इस जोड़ में दो प्लेटों को कोनों पर रख करके जोड़ दिया जाता है, बस इतना सा कि इस जोड़ में दो प्लेटों को कोनों पर रख करके जोड़ दिया जाता है, जिसे कॉर्नर जोड़ की संख्या दी जाती है, जिसे कॉर्नर जोड़ की संख्या दी जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, दो प्लेटों को सीध में रख करके, क्या यहाँ पर ये शीट में रखी एक प्लेट और दूसरी प्लेट जो है ये शीट में रखी, और इनके कॉर्नर को यहाँ से यहाँ जोड़ दिया गया, यहाँ से यहाँ जोड़ दिया गया। परिणाम स्वरूप जब इस टाइप से जोड़ा गया तो ये कॉर्नर जोड़ ही बनता है। कौन सा जोड़ बनता है, कॉर्नर जोड़ बनता है। बिल्कुल सही समझे हो साहब, आपको बिल्कुल सही बात है कि यहाँ जो है ये क्या कहलाया, कॉर्नर जोड़। आगे की स्टेप आपको और बताता हूँ क्या है जी। कॉर्नर जोड़ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है एज जोड़। एज का मतलब क्या होता है, यहाँ हम अब आप देखो किनारे होता है एक तरह से। इस जोड़ से दो प्लेटों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक साथ जोड़ दिया जाता, दो प्लेटों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक साथ जोड़ दिया जाता, अर्थात दोनों प्लेटों की सतह है वो चिपका कर वेल्डिंग की जाती है। दोनों प्लेटों की सतह कर चिपका कर वेल्डिंग की जाने वाली वेल्डिंग कौन सी होगी, तो ये आपको बताना है एज जोड़। जी बिल्कुल, कैसे होगा, यहाँ पर ये रहा। अब इसको मजबूती प्रदान करने के लिए क्या किया, ये प्लेट भी इससे चिपका दी पहली वाली, और उसी की चिपका दी कौन सी, दूसरी वाली। जी बिल्कुल सही समझो आप, यहाँ पर इसी से क्या था, दूसरी चिपका दी, और यहाँ इनको इसी प्रकार से जो है क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना, इसी प्रकार से जब जोड़ दिया गया तो ये कौन सी जोड़ हुआ, यहाँ पर आप देखो तो एज जोड़। क्या हुआ है, इस जोड़ को बोलते हैं एज जोड़। क्या बोलते हैं, एज जोड़। अब आपको ये तो क्लियर होना ना कि ये किस प्रकार का जोड़ हुआ, एज। ठीक है जी। अब ये आपके यहाँ तक तो पढ़ लिया आपने कि जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, यहाँ इसमें एक प्रिंसिपल भी आता है कि गैस कटिंग का क्या सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ गैस कटिंग। गैस कटिंग क्या होता है कि नोजल से निकल करके ज्वाला लोहे को गर्म करके तप्त करके उसको काट देती है, वो जो है गैस कटिंग आपका प्रिंसिपल कहलाता है। यही चीज़ यहाँ इस तरह से लिखा गया है कि जब ब्लो पाइप लगे, नोजल में से छिद्रों से निकली, नोजल के छिद्रों से निकली ज्वाला लोह धातु को लाल तरफ रेड हॉट करके तथा नोजल के केवल केंद्र छिद्र सेंटर होल से शुद्ध केंद्र से तथा सेंटर होल से शुद्ध ऑक्सीजन के द्वारा धातु को काटा जाता है। शुद्ध ऑक्सीजन के द्वारा धातु को क्या किया जाता है, काटा जाता है। तो ये कंडीशंस आपकी क्या कहलाती हैं यहाँ पर। तो यहाँ अपन बात कर रहे थे गैस कटिंग का सिद्धांत, और वही कटिंग सिद्धांत आपका, तो इसको बोलते हैं गैस कटिंग सिद्धांत। तो सीधा है कि नोजल से ज्वाला निकाल कर गैस तरफ मतलब लोहे के टुकड़े को गर्म करके और उसको काट दिया जाता। तो ये प्रक्रिया आपका इसका सिद्धांत के अंतर्गत आती है, जिसको प्रक्रम बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताऊं तो ये आता प्री हीटिंग, नाम ने सुना हो, पूर्व तापन या पूर्व तपतन। तो पूर्व तापन और पूर्व तपतन से क्या है, देखिएगा यहाँ पर गैस द्वारा धातु को काटने से पहले उस स्थान को लाल गर्म करते हैं। धातु पर कटिंग से पहले उस स्थान को एकदम लाल तप्त गर्म कर लेते हैं, और यह तापमान लगभग 900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और इस क्रिया को पूर्व तपतन कहते हैं। मतलब कटिंग से पूर्व लाल तप्त किया गया स्थान को पूर्व तपतन या प्री हीटिंग कहा जाता है, जिससे वो आसानी से कट जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन भी आया हुआ इससे कि भाई किस प्रकार से जो है यहाँ पर आपसे, तो पूर्व हीटिंग का मतलब होता है कि जॉब की कटिंग से पूर्व लाल तप्त करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, पूर्व हीटिंग कहलाएगी। तो ये कंडीशंस आपकी यहाँ हो जाएगी।
यहाँ पर आपने ये भी देख लिया, तो बिल्कुल आगे और बात करूँ आपसे यहाँ पर, तो इसमें इसका तापमान 900 डिग्री तक पहुँच गया था। आगे एक और चीज़ आपको देख रही, गैस कटिंग प्रक्रम के पद, स्टेप ऑफ गैस कटिंग प्रोसेस, स्टेप ऑफ गैस कटिंग प्रोसेस, तो यहाँ लिखा है गैस कटिंग प्रक्रम के पद। तो यहाँ सबसे पहला आता है इसमें कटाव। कटाव का मतलब यहाँ पर देखिए क्रिप, तो यहाँ जो आपका कटाव जो होगा वो किस टाइप से होता है, कौन कौन सी स्टेप होगी, तो गैस कटिंग के लिए कटाव कर्तन क्रिया के द्वारा, कटिंग ऑपरेशन के द्वारा धातु की सतह पर बनी काट की चौड़ाई को कटाव कहते हैं। धातु की सतह पर बनी काट की चौड़ाई को क्या कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पर कटाव कहते हैं। तो ये आपका जो है कटाव वाली बात होगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो खिंचाव, जिसको बोलते हैं ड्रॉप। क्या बोलते हैं, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब था खिंचाव। अगर बात करता हूँ मैं कि जब कर्तन क्रिया की जाती है, जब कटिंग ऑपरेशन किया जाता है, तो काटते समय तेज गति के कारण ऊपरी कटाव से निचली कटाव कुछ पीछे रह जाता है। जो ऊपरी कटाव है उससे निचली कटाव कुछ पीछे रह जाता है, और ये पीछे रह जाने की क्रिया जिसे बोलते हैं ड्रॉप, या खिंचाव कहते हैं। तो यहाँ खिंचाव का मतलब पीछे रह जाना, सीधी बात यूं है, पीछे रह जाना। ये कंडीशन आपकी समझ में आनी चाहिए। बस इतना सा की बात अगर ये समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये था खिंचाव, सीधी बात। चलिए मैं और आगे बात करता हूँ आपसे यहाँ पॉइंट टू पॉइंट, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी जी। बिल्कुल आगे आइए। अब खिंचाव के बाद यहाँ आता है प्रवणता, बेवल, जिसको बोलते हैं बेवल। क्या होता है जी, बिल्कुल ये यहाँ पर धातु की कटिंग के लिए जब धातु कोई कटिंग कर्तन कोर से की जाती है, जब धातु की कटिंग कोर से की जाती है, किससे की जाती है, कोर से की जाती है, तो इसे प्रवणता कहते हैं। मतलब किसी भी कोर से, कोर का मतलब कॉर्नर से अगर यहाँ की जाती है, जिसको क्या कहेंगे, प्रवणता कहेंगे। क्या कहेंगे, बेवल कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बस कोर से की जाती है कटिंग तो वो बेवल कहलाती है। तो धातु की कोर से की जाने वाली कटिंग क्या कहलाती है, बेवल कहलाती है। नेक्स्ट स्टेप में आपका आता है, आगे आता है चूर्ण। यहाँ पर देखिए चूर्ण का मतलब पाउडर कटिंग। तो चूर्ण कटिंग क्या होगा, इस बात को ध्यान देना है कि पाउडर कटिंग बोलते हैं इसको। पाउडर कटिंग क्या होता है कि लोह धातुओं को, कौन सी धातुओं को, लोह धातुओं को ऑक्सीजन व लोहे से परिपूर्ण चूर्ण की क्रिया से काटने को पूर्ण कर्तन कहते हैं। चूर्ण की क्रिया से काटने को पूर्ण कर्तन कहा जाता है। तो यहाँ चूर्ण की जो क्रिया है उसे काटने की जो कंडीशन आती है वो क्या होती है, फुल कटिंग कहलाती है, पूर्ण कर्तन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया कि पूर्ण कर्तन किसे कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना। तो यही बात मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूर्ण कर्तन में क्या होगा कि पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो पूर्ण यहाँ देखिएगा, यहाँ चूर्ण, सॉरी पूर्ण नहीं है, चूर्ण कर्तन, मतलब यूं समझिए सरल लैंग्वेज में। तो अपन यहाँ बात करेंगे एक बार और। तो चूर्ण का मतलब पाउडर होता है। लोह धातु में ऑक्सीजन और लोहे की परिपूर्ण चूर्ण की क्रिया से काटने का मतलब, एक्चुअल में क्या है कि ऑक्सीजन, लोह धातु हो, अलोह, क्या हो, अलोह धातु। अलोह धातु में ऑक्सीजन व लोहे से, अलोह धातुओं को ऑक्सीजन व लोहे से परिपूर्ण चूर्ण। तो यहाँ पर एक तो फेरस रहेगा, ठीक है, एक O2 रहेगा, से यहाँ पर इसका क्या बनेगा, चूर्ण की क्रिया से काटने। अब ऑक्सीजन है और फेरस है, तो इसके द्वारा जो एक चूर्ण रूप से अपने को प्राप्त होगा वो गर्म तप्त होगा, और इसके द्वारा काटने की जो क्रिया है वो चूर्ण कर्तन कहलाती है। सही लैंग्वेज में तो पाउडर कटिंग इसी को ही कहते हैं जी। आगे आता है ग्राउजिंग। ग्राउजिंग किसे कहते हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है। जब गैस कटिंग या आर्क कटिंग के द्वारा धातु की सतह में खांचा काटा जाता है तो उसे ग्राउजिंग कहते हैं। गैस कटिंग हो या आर्क कटिंग हो, दोनों के द्वारा धातु की सतह में जो खांचा काटा जाता है उसे क्या कहते हैं, ग्राउजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राउजिंग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, काटे गए खांचे को किस नाम से जाना जाता, तो ग्राउजिंग के नाम से।
जी, सही समझे हो। आगे देखेंगे ऑक्सी एसिटिलीन गैस कर्तन मशीनें। देखिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस कर्तन मशीनें कौन-कौन सी होती है, इनका क्या-क्या उद्देश्य है, कैसी होती है, इनको देखेंगे। ऑक्सी एसिटिलीन गैस यहाँ पर कटिंग मशीन जो है सबसे पहली इसमें देखेंगे सीधी रेखा व वक्र में काटने वाली मशीनें। सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन एंड जो है वक्र एंड जो है कर्व कटिंग मशीनें। सीधी लाइन और जो है कर्व कटिंग मशीनों का अगर जिक्र करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सीधी रेखा व वक्र में काटने वाली मशीनें तो कौन कौन सी है यहाँ पर देखिए, इनका बात करते हैं क्या क्या है। ठीक है, इन मशीनों का प्रयोग धातु को सीधी रेखा में या फिर वृत्तीय में, ठीक है, या वृत्तीय में या घुमावदार रेखा में, घुमावदार में काटने हेतु किया जाता है। तो सीधी रेखा में काट सकते हैं, वृत्तीय के रूप में काट सकते हैं या घुमावदार के रूप में काट सकते हैं। तो इस टाइप की जो कटिंग होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ मशीन की सहायता से करते हैं। कार्य के अनुसार ये तीन प्रकार की होती है। अब तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है इनको अपन देख लेते हैं तो और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आइए मेरे साथ में कौन कौन सी प्रकार की होगी तीन। तो सबसे पहला नंबर का तीन प्रकार में आपके सामने है, वो है यहाँ सीधी रेखा कर्तन मशीन मतलब स्ट्रेट लाइन कटिंग मशीन। दूसरा है बड़ा वर्त कर्तन मशीन मतलब बिग या यहाँ पर बिग सर्किल कटिंग मशीन, छोटा तो स्मॉल सर्किल कटिंग मशीन। तो यहाँ पर देखिएगा अलग अलग प्रकार का बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग होती है जिसका अपन यहाँ समझ सकते हैं कि सीधी रेखा क्या होगी। तो सीधी रेखा यहाँ पर हो जाएगी। तो सीधी रेखा की कंडीशन इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो, ये सीधी रेखा में ये आपका कर्व आ गया, ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा छोटा, तो अलग अलग है। छोटा टाइप अलग लिया तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ अलग अलग स्टेप आप किया जाती है जिसके आधार पर आप और हम जिक्र कर सकते हैं जी क्या होती है, किस टाइप की होती है। इस प्रकार से यहाँ इसकी सहायता से, मशीन की सहायता से इस प्रकार की कटिंग यहाँ पर की जाती है जिससे आप यहाँ समझोगे। तो ये क्लियर है। तो यहाँ छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, अलग अलग प्रकार की यहाँ पर जो है क्या हो सकती है, कटिंग के लिए प्रयोग में लाई जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या क्या स्टेप आपके साथ में हो रही है, यहाँ स्पष्टीकरण चाहिए जी। हालात ये है कि अब आपको समझना होगा। देखिएगा प्रोफाइल कटिंग मशीन, प्रोफाइल का मतलब हो सकता है यहाँ पर देखिएगा जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं प्रोफाइल, क्या होता है प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल है ना कटिंग मशीन। तो यहाँ पर देखिए प्रोफाइल कटिंग मशीन जिसका जिक्र यहाँ कर रहे हैं तो वो आपको ध्यान देना है। तो प्रोफाइल कटिंग मशीन किसे कहते हैं ये बात आपको ध्यान रखने की है जी, बिल्कुल सही समझो। आगे अगर बात करते हैं तो इस कर्तन मशीन का प्रयोग बड़े उत्पादन बड़े उत्पादन कार्यों के लिए तथा वेल्डिंग के द्वारा किसी भी संरचना में जो बनाने हेतु, वेल्डिंग के द्वारा किसी भी संरचना में जो बनाने हेतु किसी भी आकार में काटने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोफाइल कटिंग का मतलब है, प्रोफाइल कटिंग क्या, इस कर्तन मशीन का प्रयोग बड़े उत्पादन कार्यों, बड़े मास प्रोडक्शन के लिए, बिग मास प्रोडक्शन एंड वेल्डिंग के किसी भी संरचना में जो बनाने, वेल्डिंग का कोई भी आकार में अपन को कोई भी स्ट्रक्चर में जो बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है तो प्रोफाइल कटिंग मशीन का ही प्रयोग करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ ध्यान रखना मास प्रोडक्शन के लिए उपयोगी मशीन कौन सी होगी, तो प्रोफाइल कटिंग मशीन, ठीक है, ध्यान रखना किसी भी आकार में बनाने के लिए कौन सी होगी यहाँ पर, है ना, यहाँ आपको ये ध्यान रखना। तो प्रोफाइल कटिंग मशीन इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना कैसी होती है, ये मास प्रोडक्शन के लिए प्रयोग में जाती है प्रोफाइल कटिंग मशीन जो कटिंग करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसकी तरफ से यहाँ जो है क्या कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई गई है। तो प्रोफाइल कटिंग मशीन कैसी होती है ये देख ली है। आगे आता है यहाँ कई मशीनों का जिक्र अपन पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका पाइप कर्तन मशीन, जी हाँ सही समझे हो, नाम ही इसका पाइप कर्तन मशीन है तो काम भी कुछ ऐसा ही होगा जी। आइए मेरे साथ में यहाँ पर इस कर्तन मशीन का प्रयोग परिधीय कर्तन मतलब परिधीय कर्तन तथा राउंड कटिंग पाइपों की वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। जो राउंड में कट रहे हैं उन पाइपों की वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, है ना, वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है इस मशीन का प्रयोग परिधीय कर्तन मतलब होता है राउंड कटिंग या पाइपों की, दोनों में से एक चीज देखना, या तो राउंड कटिंग में होगा या फिर पाइपों की वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग करेंगे, कटिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग करेंगे।
करेंगे तो कटिंग तो राउंड में हो जाएगी, पाइपों क्या हो जाएगी, वेल्डिंग कर देगी, क्योंकि राउंड ही तो होते हैं पाइप भी तो, है ना। इसको पाइप के चारों तरफ घुमाया जा सकता है। इसको पाइप के चारों तरफ घुमा करके क्या कर देते हैं, यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं या वेल्डिंग करते हैं। देखो कैसे करेंगे इस चीज को, देखो तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये आप देखो डायग्राम, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये साफ साफ शब्दों में लिखा है, समझा। ये देखिए कोई पाइप लिया है, इसमें बंधा हुआ है, यहाँ से इसमें क्या कर रहे हैं अपन, वेल्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं। इस बात को आपको यहाँ समझना होगा, क्लियर करना होगा, कोई भी कंफ्यूजन आपके यहाँ नहीं रहना चाहिए। जी बिल्कुल सही हो, यहाँ आप सही समझे हो। अच्छा तो यहाँ आपको ये बात तो क्लियर हो ही गई। नेक्स्ट और बात करता हूँ मैं, तो ये था आपका यहाँ पर कई प्रकार की मशीनों का जिक्र मैंने यहाँ किया, और उम्मीद है आपको यहाँ पसंद भी आया होगा। ये वीडियो शेयर करने में कोई कटौती करोगे नहीं आप, मैं ऐसा मानता हूँ। तो जरूर देखिए, नेक्स्ट है वेल्ड जोड़ परीक्षण, इंस्पेक्शन ऑफ वेल्ड जॉइंट। वेल्ड जॉइंट परीक्षण का कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, ये आपको देखना है। वेल्डिंग के पश्चात वेल्ड जोड़ का प्रकार दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से परीक्षण करते हैं। तो देखिए पहला आता है अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता है, तो ये अविनाशी कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसका नाश नहीं होता, अविनाशी कहलाता है। अब अविनाशी की बात करते हैं तो ये भी एक टेस्टिंग हो गया। अविनाशी का मतलब होता है अंडरस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अब इस प्रकार की बात करते हैं तो इस प्रकार का परीक्षण वेल्ड जोड़ को बिगाड़े या बिना तोड़े, इस प्रकार का जो परीक्षण है वो वेल्ड जोड़ को बिना बिगाड़े या तोड़े किया जाता है। न तो इसको बिगाड़ेंगे और ना ही इसको तोड़ेंगे, मतलब बिना नुकसान पहुंचाए जो है ये टेस्ट किया जाता है, जो कि अविनाशी है, अर्थात किसी प्रकार का कोई भी चीज़ का नाश नहीं करता है, इसीलिए इसको अविनाशी कहते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में अगर बात करता हूं तो दूसरा एक और दृष्टि परीक्षण, मतलब विजुअल इंस्पेक्शन, जो एक बार नज़र से देखोगे तो काम हो जाएगा। इस प्रकार के परीक्षण में वेल्डिंग जोड़ को खुली या नंगी आंखों से, खुली या ओपन आंखों से देख करके किया जाता है। इसके लिए आवर्धनी लेंस या फिर जो है वेल्डिंग गेज द्वारा माप किया जाता है। तो या तो प्रवर्धक जो है लेंस हो या फिर वेल्डिंग जो है गेज की सहायता से माप करके ये चीज़ ठीक की जाती है, जो कि नंगी आंखें या खुली आंखों से प्रथम दृष्टि में अपन बता सकते हैं कि इसमें कोई एरर है या नहीं है, नहीं है तो क्या है, और क्या है तो वो किस टाइप का है, तो यहाँ है या नहीं की कंडीशन किस टाइप से होगी, ये डिपेंड कंडीशन मैटर होता है। जी बहुत बढ़िया, यहाँ पर विजुअल का हो गया। इसके बाद अपन यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में आपके यहाँ पर जो बात आती है वो आती है रंग प्रवेश परीक्षण। तो यहाँ पर बाई पेनिट्रेंट टेस्ट है। यहाँ पर बाई पेनिट्रेंट टेस्ट जो होता है, पेनिट्रेंट टेस्ट वो क्या होता है, रंग प्रवेश। इस परीक्षण के द्वारा लोहे तथा अलोह धातु की सतत दोष, इस परीक्षण के द्वारा लोहे तथा अलोह धातु की सतत दोष मतलब सरफेस एरर जांचने के लिए किया जाता है। तो सरफेस एरर जांचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, रंग प्रवेश, है ना। रंग प्रवेश जांच हेतु वेल्डिंग जोड़ पर रंगीन, है ना, किया जाता है। जांचने हेतु वेल्डिंग जोड़ पर रंगीन डाई, किसका, कलर डाई का छिड़काव करके उसे सूखने दिया जाता है, और फिर रंग को मुलायम सॉफ्ट कलर से पोंछ देते हैं, जिसके बाद सफ़ेद रंग का वाला द्रव छिड़कते हैं, जिसके कारण दोष एरर उभर जाता है और तथा आंखों के द्वारा स्पष्ट नजर आ जाता है, और इसको बोलते हैं पेनिट्रेट टेस्ट। तो यहाँ पर ये पेनिट्रेट टेस्ट के द्वारा यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पेनिट्रेट टेस्ट का मतलब होता है रंग टेस्ट। क्या होता है, रंग टेस्ट, जो कि एक डिब्बे आते हैं, इसके डिब्बों की सहायता से यहाँ छिड़का जाता है और छिड़क करके जो है पेनिट्रेट टेस्ट नामक किया जाता है। अच्छा तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ क्रैक जो अंदर होता है ना, लोहे के अंदर जो क्रैक होता है वो भी पेनिट्रेट टेस्ट के द्वारा ही किया जाता है। चुंबकीय परीक्षण, मैग्नेटिक टेस्टिंग की बात करते हैं तो क्या होता है, इस परीक्षण विधि में वेल्डिंग पर लोहे का चून छिड़कते हैं। इस विधि में वेल्डिंग पर लोहे का क्या छिड़कते हैं, चून छिड़कते हैं, और फिर मजबूत विद्युत धारा द्वारा जोड़ को चुंबकीय करते हैं। मजबूत विद्युत धारा द्वारा जोड़ को क्या करते हैं, मैग्नेटिक करते हैं, जिसके कारण वेल्डिंग दरारें तथा लोहे का चून इकट्ठा हो जाता है, जिससे दोष
सोर्स एरर का पता चल जाता है। तो क्या होता है, हाई प्रेशर की, हाई वोल्टेज की, हाई एम्पीयर की जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका मतलब उसकी धाराओं को जो क्या होगा वो प्लस माइनस के कारण इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ परिणाम स्वरूप जो क्या होगा ये कंडीशंस आ जाएगी कि वो इकट्ठा होकर के जो उसमें एरर होगा वो पता चल जाएगा। इसलिए मैग्नेटिक टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? मैग्नेटिक टेस्ट। बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, आगे अगर बात करता हूँ तो मैग्नेटिक टेस्ट के बाद आती है, देखिएगा अपन ने एक एक चीज़ को पढ़ा, विनाशी, नाशी, और यहाँ पर बहुत सारों को एक एक करके पढ़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से और भी कई चीज़ें हैं जिनको अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक बार यहाँ आइए, विजिबल तक पढ़ लिया, चुंबकीय तक पढ़ लिया, एक और रेडियोधर्मी। जी, रेडियोधर्मी का अपन यहाँ जिक्र करते हैं। तो क्या है रेडियोधर्मी, ये आपको प्रथम दृष्टि में यहाँ दिखाई दे रहा है, और मैं यही बात बता रहा हूँ कि रेडियोधर्मी प्रेक्षण टेस्ट क्या होता है ना। रेडियोग्राफिक जो टेस्टिंग है यहाँ पर बात करते हैं, तो इस टाइप का टेस्टिंग में क्या होगा, इस प्रकार के टेस्टिंग में एक्स किरणें, एक्सरे अथवा गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो वह कौन सा टेस्ट है जिसमें एक्स और गामा किरणों का प्रयोग किया जाता था, उसे रेडियोधर्मी टेस्ट कहते हैं, है ना। रेडियोग्राफिक टेस्ट कहते हैं। इसमें वेल्डिंग जोड़ का आंतरिक सतह, इसमें वेल्डिंग जोड़ की आंतरिक सतह किसकी बात कर रहे हैं, इसमें जो वेल्डिंग जोड़ होता है उसकी आंतरिक सतह का, एक सतह का एक्सरे 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 करके वेल्डिंग दोष का पता लगाया जाता है। आंतरिक सतह का क्या होता है, एक्सरे करके वेल्डिंग दोष का पता लगाया जाता है। ये परीक्षण प्राय उच्च किस्म के जॉब जैसे बॉयलर उदाहरण देखिएगा, उच्च दाब के धारकों के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जो महंगी कंडीशन वाले होते हैं, जैसे बॉयलर समझ लीजिएगा, स्टीम बॉयलर, तो उस टाइप के लिए यहाँ प्रयोग करेंगे। हर कोई के लिए ये टेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थों का प्रयोग तभी करेंगे जब अपन को लगता है कि बहुत ज़्यादा वो कॉस्ट है उसकी, महंगा है, तब जाकर के इसका उपयोग किया जाता, अन्यथा इस टेस्ट का उपयोग नहीं किया जाता। जी, यहाँ पर भी है विनाशी, यहाँ पर बात करते हैं तो एक तो नाशी, अविनाशिता, और एक विनाशी है। तो विनाशी की क्या कंडीशन होगी ये आपको देखना होगा। डिस्ट्रक्टिव जो टेस्ट है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो विनाशी टेस्ट है बड़े संयोजन अथवा बड़े संरचनात्मक वस्तुओं का विनाशी परीक्षण करना असंभव होता है। जो बड़े स्तर का होता है तो उनका जो है विनाशी परीक्षण का असंभव होता है। अतः या तो इन वस्तुओं के समान धातु के जोड़ के नमूने बना करके वेल्डिंग जोड़ को तोड़ मरोड़ कर तथा खींच कर निम्न प्रकार के टेस्ट करते हैं। तो मतलब उसी के जैसा कोई नेक्स्ट जॉब बना करके उसके साथ अन्य ऑपरेशन किया जाता है, तब उससे समझ लेते हैं कि भाई ये प्रक्रिया अगर इसके अंदर हुई तो ऐसा ही इसके अंदर भी हो रहा होगा, जो कि आपको यहाँ पर पता है। तो इसको बोलते हैं विनाशी। मतलब बिल्कुल क्या कर देता है, जो भी चीज़ उसको तोड़ मरोड़ कर ही चेक किया जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि विनाश हो रहा है। अब वो किसका हो रहा है, जॉब का। तो यहाँ ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। जी, यही वजह थी। नेक्स्ट अब मैं बात बताता हूँ, तो कॉर्नर यहाँ पर आता है, अगला आता है। तो यहाँ क्या था, कॉर्नर जोड़ परीक्षण। तो इंस्पेक्शन ऑफ कॉर्नर जॉइंट, इंस्पेक्शन मतलब किस प्रकार से होगा ये आपको देखना होगा। तो कॉर्नर जोड़ परीक्षण, इसमें वेल्डिंग जोड़ को हथौड़े हैमर की सहायता से चोट मारकर समतल बनाते हैं। इसमें वेल्डिंग जोड़ को हैमर की सहायता से चोट मार करके क्या बनाते हैं, समतल बनाया जाता है। जी बिल्कुल सही समझे हो, यहाँ पर क्या बनाते हैं, समतल बनाते हैं। बट जोड़ टेस्ट, बट जोड़ का परीक्षण जो होता है वो क्या होगा, कैसा होगा, इसको देखते हैं। इंस्पेक्शन बट जोड़, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ बट जोड़ जो होगा, आपने बट जोड़ किया था याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले, तो उसका जो है परीक्षण कैसे होगा इस पर देखिए। इस परीक्षण में वेल्ड जोड़ को, इस परीक्षण में मैं एक लाइन में आपको स्पष्ट रूप से क्लियर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको अगर दे तो इसको स्लो करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेल्ड जोड़ को मतलब 22 में बांध कर हथौड़े से, देखिएगा यहाँ पर क्या है, 22 में बांध कर हथौड़े से चोट मार करके वी आकार में मोड़ दिया जाता है। और फिर यहाँ पर जो है क्या, इस बट जोड़ को क्या करते हैं, चोट मार करके, देखिए 22 में बांध लिया, चोट मार करके हथौड़े से वी आकार में क्या कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। इस जो है उसके बाद इसे टेस्ट किया जाता है कि भाई इसकी क्या कंडीशन है। तो बट जोड़ को इस तरह से जो है चेक किया जाता है। जी सही समझो आप। नेक्स्ट आता है आपके पास में लैप जोड़, क्या आता है,
नेक्स्ट आता है लैप जोड़ टेस्ट। अब लैप जोड़ आपका किया है तो लैप जोड़ एक के ऊपर एक चढ़ाकर तो कर दिया, लेकिन इसमें टेस्ट क्या करेंगे, इसमें वेल्ड जोड़ को टी आकार में बनाते हैं। तो हथौड़े से या फिर अपने बैस में जकड़ करके आकार कौन सा बनाया जाता है, टी आकार में बनाया जाता है। तब यहाँ पर ये लैप कंडीशन, जबकि ये एक के ऊपर एक चढ़ा था ये आपको, तो इस तरह से इसमें टेस्ट करते हैं तो ये कंडीशन होती है। डी नंबर का कि टी जोड़ का परीक्षण टेस्ट कैसे करेंगे, तो इस परीक्षण में टी आकार के वेल्ड जोड़ को हथौड़े से मार मार करके क्या कर देते हैं, चपटा कर देते हैं, और चपटा करने के बाद जो टेस्ट हो जाता है वो क्या होगा, टी। तो यहाँ अलग अलग कंडीशन लागू हो रही है सब में, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इस बात को लेकर के, क्योंकि कंडीशन है सबकी अलग अलग है। इसके बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं एज जोड़। क्या आता है, एज जोड़ क्या होता है, एज जोड़ का परीक्षण इंस्पेक्शन जो है एज जोड़, इस परीक्षण में वेल्ड जोड़ के कोर को खोल करके हल्का मोड़ कर बट बनाया जाता है। इस परीक्षण एज में क्या करते हैं, इसमें जोड़ करके खोल करके क्या करते हैं, हल्का मोड़ करके यहाँ पर बट बनाया जाता है, तो वो कहलाता है यहाँ पर। तो इस तरह की कंडीशन आपके सामने हो जाती है। अब ये देखिएगा यहाँ पर ये बनाया है बट जोड़, यहाँ पर ये क्या है, लैप जोड़, एक दूसरे को ऊपर चढ़ा हुआ देखा, ये क्या, टी जोड़ जो टी की। तो इस टाइप की कई स्टेप आपके सामने होती है जो कि आपको ध्यान रखना होगा जी। बहुत सारी सावधानियां आपको बरतनी होगी, समझना भी होगा जी। यहाँ पर एज जोड़ है, ये आपको यहाँ पर एज में बिल्कुल चिपका दिया गया, और ये है कॉर्नर जॉइंट आप देख रहे हो, तो ये कॉर्नर जॉइंट कर दिया गया। इस टाइप से मैंने पीछे भी दिखाया आपको वीडियो में, और यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ। तो ये आपका एक के ऊपर एक चढ़ाया तो लेफ्ट जॉइंट टी आकार बना दिया था, टी जॉइंट यहाँ पर, और बट मतलब एक दूसरे को स्पर्श करके उसको टच कर दिया तो ये बट जोड़, और एज जोड़ में पूरा करके ऊपर से जोड़ दिया, मजबूत हो गया ये सबसे। और यहाँ कॉर्नर जॉइंट में तो यहाँ कॉर्नर जोड़ दिया तो इसको कॉर्नर जॉइंट कर दिया। इस टाइप की कई स्टेप होती है जी, सही समझो आप। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो और क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, आइए मेरे साथ में मैं बताना चाहता हूँ इसी में आगे। तो यहाँ आपको तो देखिएगा गैस वेल्डिंग करते समय सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए, कौन कौन से सेफ्टी पॉइंट इसमें अपनाना चाहिए। तो यहाँ गैस वेल्डिंग करते समय कई सेफ्टी पॉइंट अपनाने चाहिए जो कि अपन को विशेष तौर से ध्यान रखने ही पड़ेंगे, तब जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो गैस वेल्डिंग को विद्युत आग अथवा उष्मा से दूर सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। न तो अपन को विद्युत के सब पास में रखना चाहिए, आग के पास में नहीं, उष्मा से भी अपन को क्या है, दूर रखना चाहिए। तो ये गैस सिलेंडरों को हमेशा क्या रखना चाहिए, विद्युत से दूर रखना चाहिए, है ना। हाँ, आगे नेक्स्ट आता है गैस सिलेंडरों को काम में लेने के बाद उन्हें वाल्व द्वारा क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे गैस लीक हो सकती है और आपको बहुत बड़ी दुर्घटना दे सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर 3 पे गैस सिलेंडरों को कभी भी जमीन पर लेटाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा गैस लीक हो जाती है। अतः उसको हमेशा ट्रॉली पर सीध में रखिए, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिए, गैस सिलेंडरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रॉली में रख कर के ले जाना चाहिए, न कि घुड़काते हुए, न कि लाते मारते हुए ले जाओगे आप। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं परंतु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर और बात बताऊँ महत्वपूर्ण चीज़ों में, तो यहाँ तो देखिएगा हमें ट्रॉली में ले जाना चाहिए। इसके बाद कार्य समाप्त होने के बाद पहले सेसिटिलीन तथा बाद में ऑक्सीजन गैस को बंद करना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है आपका जलाती है। तो ऑक्सीजन तो वायुमंडल में ऑलरेडी है, लेकिन एसिटिलीन जब ईंधन मिलना बंद हो गया तो ऑलरेडी कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। इस टाइप से ज्वाला जलाने हेतु सदैव गैस लाइटर, अर्थात यहाँ पर गैस लाइटर चकमक पत्थर का प्रयोग करना चाहिए। तो गैस लाइटर का प्रयोग करना चाहिए जो कि आपके लिए उपयुक्त है, ठीक है। नेक्स्ट आता आंखों की सुरक्षा हेतु सदैव चश्मे गॉगल्स का प्रयोग करें, जिससे आंखों में किसी प्रकार की कोई भी क्षति न हो। दोस्तों, ये प्रमुख चीजों में से आपके यहाँ पर एक चीज थी जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चनों के बाद अपन नोट कुछ कर लेंगे। तो ये बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या आता है मैं आपको बता भी देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही समझे हो आप। यहाँ देखिएगा ये दिया है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिएगा ये रहा आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वेल्डिंग की कौन सी विधि में एक ही प्रकार की दो धातुओं और उसी धातु के फिलर रोड से वेल्डिंग की जाती है।
देखिएगा, ध्यान रखना है, एक ही प्रकार की यहाँ वेल्डिंग की कौन सी विधि में एक ही प्रकार की दो धातु, समान धातु, जैसे कास्ट आयरन लिए तो कास्ट आयरन नहीं होगा, है ना, माइल्ड स्टील लिए तो माइल्ड स्टील होगा, एमएस होगा तो एमएस होगा, तथा उसी फिलर डोर भी किसकी होगी, यहाँ पर एमएस, तो ये भी एमएस और ये भी एमएस, ध्यान रखना, ये भी एमएस तो ये भी एमएस, और जोड़ी जाने वाले भी एमएस, सभी क्या होनी चाहिए, समान होती, तो वह कौन सी विधि है, देखिए होटोजीनियस वेल्डिंग, ठीक है, या फिर हेट्रोजीनियस वेल्डिंग, या अपर वेल्डिंग, या फिर पारदर्शी वेल्डिंग। तो ऑटोजीनियस जो वेल्डिंग है इसमें क्या है, तीनों चीजें इक्वल और समान रखी जाती है, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था। इस टाइप से चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के अपन देखेंगे। तो आगे यहाँ पर एक और आपके लिए देखिएगा, अब देखिए यहाँ से लेते हैं, ये लीजिएगा, ठीक है जी, क्वेश्चन अगला आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, इसमें ये दिया है आर्क वेल्डिंग में जॉब के किनारों को पिघलाने हेतु क्या प्रयोग किया जाता है। जॉब के किनारों को पिघलाने के लिए आर्क वेल्डिंग की पूछा कि आर्क वेल्डिंग में जॉब के किनारों को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आग का, नहीं जी, आग का प्रयोग तो नहीं करते हैं, गैस का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जब आर्क है तो सीधी सीधी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तो किनारे जब पिघलेंगे तो विद्युत की सहायता से पिघलेंगे, तो यहाँ पर क्या, करंट की सहायता से, किसके, धारा की सहायता से यह प्रयोग में लाया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल इसका सी आंसर होगा, क्या होगा, सी। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जी बिल्कुल सही समझो आप। यहाँ पर मैं और बात बता दूं, कई चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, जिसका कोई भी आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो, तो यहाँ आपके सामने यह आ जाता है, अब देखिए क्वेश्चन पूरा है, देखिएगा, कौन सी वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि कौन सी वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, तो भाई गैस वेल्डिंग में तो फीलर का करते हैं, किसका करते हैं, फीलर मेटल का, है ना। अब आर्क वेल्डिंग ही बची जिसमें इलेक्ट्रोड का पड़ता है, समविज वेल्डिंग में भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोड केवल जो है किस में आएगा, यहाँ पर गैस वेल्डिंग, और गैस वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग के अंदर, सॉरी, इलेक्ट्रोड किस में, आर्क वेल्डिंग में आएगा। आर्क वेल्डिंग में एसी और डीसी प्रयोग में लाई जाती है, जबकि यहाँ पर गैस प्रयोग में गैस लाई जाती है, जो कि C2H2 या फिर O2 तो अनिवार्य होती है। तो ये दोनों चीजें आपके प्रयोग में लाई जाती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। तो आप देख रहे हो यहाँ, जैसा कि आपको पता ही चल गया, तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर इसमें एक और चीज आपको मैं बात बताऊं तो क्या है, देखिएगा, इसमें अपन बात करते हैं, इसमें जो चीजें आपके सामने आ रही है इसको आप क्लियर कर लीजिएगा कैसे है, ठीक है जी। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ साफ साफ देख लीजिएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए और एकदम स्पष्ट रूप से होना चाहिए, साफ दिखाई देना चाहिए जी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यूं कहता है कि वेल्डिंग बीड से स्लैग को कौन से औजार से साफ करना चाहिए। वेल्डिंग बीड से स्लैग को कौन से औजार से साफ करना चाहिए जी। कौन से सब औजार से साफ किया जाता है, जो बीड है तो वहां जो स्लैग निकलेगा उसको साफ करने के लिए कौन सा, गैस द्वारा, तो गैस के द्वारा चेक किया जाता, तो ये तो सवाल हो ही नहीं सकता है कि गैस के द्वारा करेंगे, नहीं, ब्रश द्वारा, ठीक है। यहाँ पर देखना है ब्रश के द्वारा तो उसको जो है अशुद्धि को साफ कर देते हैं, या फिर जो होता है वो देखिएगा ब्रश के द्वारा, एक मिनट देखो ना, स्लैग ब्लॉक द्वारा, तो स्लैग का नाम ही जब है तो उसके लिए एक ब्लॉक बना होता है, तो वो स्लैग ब्लॉक के लिए उपयुक्त रहेगा जी। अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर ब्रश कर सकते तो, या फिर चिपिंग हथौड़े के द्वारा भी कर सकते तो, लेकिन यहाँ पर जब स्लैग ब्लॉक दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है कि ये सी आंसर सबसे उपयुक्त होगा। परंतु यहाँ एक और देखो, एक मिनट रुकिए, देखिए, चिपिंग हथौड़े के द्वारा, हाँ जी। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि अगर यूं दिया जाता है कि ब्रश के द्वारा, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ है यहाँ पर, अगर ये ऊपर का ना देख कर उसकी जगह देता लास्ट में चौथे नंबर का उपरोक्त सभी, तो आंसर क्या आता, उपरोक्त सभी। बिल्कुल क्वेश्चन में दम है, लेकिन यहाँ पर स्लैग ब्लॉक के द्वारा भी करते हैं, और बुश मैं यहाँ क्या ब्रश के द्वारा भी करते हैं, इसके द्वारा भी करते हैं, तो इसके द्वारा, तीनों के द्वारा करते हैं, पर ऑप्शन नहीं है। अब तो इसके मतलब चिपिंग हथौड़े के द्वारा ज्यादातर जो करते हैं, एकदम क्लियर करने के लिए चिपिंग हथौड़े का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आंसर ये भी सही, आंसर ये भी सही, आंसर ये भी सही, अतः जो है डी नंबर का आंसर सबसे उपयुक्त होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि जल्दीबाजी में आप भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हो गलत, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सावधान रहना ही पड़ेगा, ठीक है। सावधान हटी नहीं और दुर्घटना घटी नहीं, यही चीज आपके लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर जी, सही पकड़े हो, हाँ जी, ये रहा, मैं थोड़ा छोटा कर लूँ, लो जी, अब कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ 5वें नंबर का क्वेश्चन, धातु के तार
धातु के तार मतलब वायर मेटल पर गालक, गालक का मतलब होता फ्लक्स, क्या है ना, का लेप चढ़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए धातु के तार पर गालक का, गालक मतलब फ्लक्स का लेप चढ़ा होता है, उसे क्या कहते हैं। देखिएगा वेल्डिंग टॉर्क, नहीं जी वेल्डिंग टॉर्क तो हो ही नहीं सकता। वेल्डिंग सेट, वेल्डिंग सेट का भी क्या सवाल, इसमें हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रोड, ट्रांसफार्मर, ये तो सारे ट्रांसफार्मर तो आप जानते हो कि ये तो क्या था, अप और डाउन करने का कार्य, तो यहाँ तक तो सवाल उठता ही नहीं। वेल्डिंग सेट ये डीसी जनरेटर, डिश मोटर सेट होता तो जीएम यहाँ पर सेट हो सकता। वेल्डिंग टॉर्क ये भी नहीं होगा, तो आंसर इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड पर क्या करते हैं कि इसको सुरक्षा के लिए ऐसा जो तार होता है, इसके पतला तार, इसी के ऊपर जो है क्या चढ़ा देते हैं, ये फ्लक्स चढ़ाया जाता है और इस फ्लक्स के को ही गालक कहते हैं। और यहाँ आंसर इसीलिए इलेक्ट्रोड सबसे उपयुक्त और उचित होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ ही रहा, आर्क वेल्डिंग में एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कौन सी मशीन बदलती है। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर, जी ट्रांसफॉर्मर एसी को अप और डाउन करता है, क्या करता है, अप और डाउन करने का कार्य है यहाँ पर, न कि बदलने का। ठीक है, ब्लो पाइप तो यहाँ पर गैस के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो गैस से बाहर निकलती, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर रेक्टिफायर जो होता है ना, इसको बोलते हैं दिष्टकारी, क्या बोलते हैं, दिष्टकारी, मतलब धारा की दिशा को बदलता है दिष्टकारी, या फिर इसको बोलते हैं रिजुकारी, क्या बोलते हैं, रिजुकारी। तो रिजुकारी होता है, दिष्टकारी होता है, या परिशोधक होता है, परिशोधक भी इसी को ही बोलते हैं। तो परिशोधक कहिए, दिष्टकारी कहिए, रिजुकारी कहिए, रेक्टिफायर कहिए होता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए यहाँ पर प्रयोग, तो एसी यहाँ पर जो है डीसी है ना, बदलने के लिए किसका प्रयोग किया, रेक्टिफायर, किसका, रेक्टिफायर। अच्छा, तो अगर बात पूछे कि डीसी को एसी में बदलना है, अगर डीसी को चेंज करना है एसी में, तो इसके लिए आएगा इन्वर्टर, क्या आएगा, इन्वर्टर। ठीक है, डन, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा ये भी पूछा जा सकता है, जब ये पूछा गया तो इस टाइप की चीजें कही आपको जो है एग्जाम में पूछी गई। और ये जो क्वेश्चन आया था आपका डीएमआरसी में पूछा गया था क्वेश्चन 2018 का, आप देख सकते हो उठा करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कब कहाँ कैसे कैसे आया जी। बिल्कुल, आगे देखेंगे अपन यहाँ पर। और अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, साफ साफ शब्दों में देखो तो ये रहा, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग कौन सा होता है, जो कि मैंने खूब बताया जी भर करके। ऑक्सीजन की बात कर रहा जी, बिल्कुल यहाँ पर लाल या मेहरून होगा, तो किसका होगा, मेहरून, लाल या मेहरून अगर होगा, जो मैं लिख रहा हूँ उस कलर का होगा, या लाल रंग का होगा। अगर तो यहाँ दोनों में से कोई भी हो तो वो C2H2 का होगा, किसका होगा, C2। पीला किसी का भी नहीं होता जी, है ना, और हरा भी नहीं है, काला। बिल्कुल आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर का काला आंसर होगा जी। हाँ, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ठीक है जी, बिल्कुल। एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कौन सा होता है जी, ये भी पूछा गया एसिटिलीन का, तो मैंने बताया अभी लाल या मेहरून, सी अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो आंसर आपका सी। बिल्कुल, इधर भी दे रखे, हाँ जी, यहाँ पर भी दे रखे, ध्यान दीजिएगा, इधर भी दे रखे, मैंने निशान लगा रखे हैं। ठीक है, हाँ, पिछले वीडियो में नहीं लगाया था, इसमें लगा दिया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए रहा आपकी क्वेश्चंस का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 9, इलेक्ट्रोड को किस माध्यम द्वारा पकड़ा जाता है। इलेक्ट्रोड को किससे पकड़ेगा, हाथ से, नहीं, हाँ, हाथ से नहीं पकड़ना। इलेक्ट्रोड होल्डर से, प्लायर से पकड़ोगे नहीं भाई, प्लायर से नहीं पकड़ना, है ना, संडासी से भी नहीं, उपरोक्त सभी नहीं। तो किसके द्वारा पकड़ा जाता है, केवल इलेक्ट्रोड होल्डर के द्वारा ही पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो उसमें धारा प्रवाहित होती है। हाथ से पकड़े, संडास से पकड़े तो करंट आ जाएगा, प्लास से पकड़ेंगे तो करंट आ जाएगा। तो यहाँ पर तो सावधानी थी, दुर्घटना घटी, जान जा सकती, अतः आपको इलेक्ट्रोड होल्डर का ही प्रयोग किया जाता है जी, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड को क्लियर, दस्ताने, लेग गार्ड तथा एप्रिन किस पदार्थ तथा धातु से बनाए जाते हैं। देखो क्वेश्चन अच्छा, दस्ताने एप्रिन तथा किस बनाए जाते हैं, तो कपड़े के नहीं, रेजिन के नहीं, चादर के, क्रोम लेदर के। यहाँ पर क्रोम लेदर, ध्यान रखना, लेदर में भी कौन सा, क्रोम लेदर, जलता नहीं है आसानी से, है ना। हाँ, यहाँ पर चादर वदर, शीट वगैरह, कपड़े वपड़ा जल जाता है ना, तो यहाँ पर जले ही, जिससे कि आर्डिंग आर्क पड़े या चिंगारी ऑर्डर पड़े तो भी वो बराबर दस्ताने वगैरह एप्रिन वगैरह सुरक्षित रखें, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो डी नंबर का ऑप्शन आपका क्लिक हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। आगे देखेंगे इसी में ही, तो वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये लीजिएगा, अब यहाँ पर दस्ताने हो गया, इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को किस रूप में प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को किस रूप में प्रयोग किया जाता है, गालक, नहीं, गालक के रूप में तो नहीं करेंगे, तो फ्लक्स तो ऊपर चढ़ा होता, तो गालक के रूप में तो नहीं करेंगे, तो फिर कहाँ से करेंगे, आधार धातु, बेस धातु के रूप में भी अपन इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो जो है इलेक्ट्रोड का प्रयोग पूछ रहा है,
ठीक है। आर्क वेल्डिंग है ना, इलेक्ट्रोड देखिएगा, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को किस रूप में प्रयोग किया जाता है, फिलर धातु के रूप में। तो यहाँ उसमें पिघल करके जमा हो जाती है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, पिघल करके जमा हो जाती है, और पिघल करके जमा हो जाना ही क्या कहलाता है, यहाँ ये कार्य कौन करता है, फिलर धातु। तो सेम कंडीशन, ये व्यवहार कैसा करेगा, फिलर धातु जैसा। तो आंसर बी इसका बिल्कुल राइट होगा जी, बिल्कुल सही। ये दे रखा बी नंबर का आंसर, क्लिक करना आप। तो यहाँ ये बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद देखो तो यहाँ और क्लियर हो रहा होगा आपको। यहाँ देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन, विद्युत सप्लाई की व्यवस्था न हो तो आर्क वेल्डिंग हेतु किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। यदि विद्युत सप्लाई की व्यवस्था नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो कौन से यहाँ पर उपकरण का प्रयोग किया जाता है, डी मोटर जनित्र द्वारा, ठीक है, परिणाम मित्र सेट द्वारा, परिवर्तक सेट द्वारा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नहीं जी, डीएम जी, यहाँ पर देखिएगा मोटर जनित्र सेट के द्वारा आंसर क्लिक करेंगे। अच्छा, ये मोटर जनित्र है। यहाँ देखो, विद्युत सप्लाई की व्यवस्था न हो, क्वेश्चन सुनना, जहाँ विद्युत सप्लाई की व्यवस्था न हो तो आर्क वेल्डिंग है तो किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। तो आर्क वेल्डिंग में आपको चाहिए मोटर, यहाँ पर मोटर जनित्र द्वारा, तो मोटर जनित्र के द्वारा तो यहाँ, और परिणाम मित्र तो देखिए अप डाउन करता है, इसका तो कोई रोल है नहीं, इसको तो मिले ही सप्लाई तो कार्य करेगा यहाँ आना है, वो परिवर्तक सेट द्वारा। तो यहाँ आंसर ये होगा दोस्तों, क्योंकि मोटर जनरेटर सेट क्या विद्युत का उत्पादन करेगा, क्या करेगा, उत्पादन करेगा, और ये उत्पादन करके ही जो है क्या देगा, जहां पर क्या है विद्युत की व्यवस्था में हो तो विद्युत की क्या करेगा, सप्लाई करेगा, तो आपूर्ति करने का कार्य करेगा। इसका आंसर क्या होगा, केवल ए। ये गलत लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ ए लिख दीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ये गलत है, ठीक है, आंसर ये है ना। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए देखिए, जहाँ विद्युत सप्लाई तुम्हारा डायरेक्ट सप्लाई मिल जाएगी तो वहाँ अपन को जनरेटर वगैरह की इनकी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, लेकिन जहाँ विद्युत सप्लाई नहीं हुआ तो अपन को समझना ही पड़ेगा ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ना, गैस वेल्डिंग में ज्वाला किस उपकरण से निकलती है। जी क्वेश्चन अच्छा है। गैस वेल्डिंग में ज्वाला किस उपकरण से निकलती है, होज पाइप से, या नोजल से, या ब्लो पाइप से, या फिर वाल्व से। वाल्व से ज्वाला नहीं निकलती, वाल्व से तो उसको एडजस्ट किया जाता है। ब्लो पाइप, ठीक है, ब्लो पाइप से ज्वाला जाती है। नोजल से यहाँ पर कंडीशन आपकी आती है, नोजल तो नहीं देखेगा, यहाँ होज पाइप, पाइप से होकर गुजरती है ब्लो पाइप। तो ब्लो पाइप जो बाहर की ओर होता है तो इसी से निकलती है। ब्लो पाइप को यहाँ पर टिप या नॉक कर सकते हो, तो यही आपका ब्लो पाइप है जिससे होकर के ज्वाला बाहर की ओर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना ब्लो पाइप, ठीक है जी। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, आपका अगली आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। तो देखिए इसको क्लियर कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी जी, बिल्कुल सही समझो तो दिक्कत नहीं होगी। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर अगला ये लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत करा रहा हूँ, दुबले मत होना, क्योंकि बहुत सारे जो है मैंने एंड ऑफ दीज में ही करा रहा हूँ, और इसमें और भी चैप्टर है जिस पर अपन परिचर्चा करेंगे। पीतल मतलब ब्रास की वेल्डिंग हेतु किस प्रकार की ज्वाला फ्लेम प्रयोग करते हैं। तो ब्रास की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की ज्वाला अर्थात फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। अब आपको पीतल के लिए कहा तो उदासीन ज्वाला आएगी, या फिर अपनी ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला आएगी, उदासीन तो नहीं आएगी। पीतल का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ ऑक्सीकृत ज्वाला क्या आती है, ऑक्सीकृत ज्वाला, कार्बोराइजिंग ज्वाला, और इनमें से कोई नहीं तो कौन सी होगी पीतल के लिए। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर जो होगी ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो कौन सी होगी। तो यहाँ ये बात आपको समझना होगा जी, बिल्कुल कौन सी होगी, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं वही बात बता रहा हूँ जी, ये देखिएगा यहाँ पर कंडीशन अप्लाइड है डी जी, मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा जी डी। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होती है ये पीतल के लिए प्रयोग में लाई जाती है। किसके लिए, पीतल का मतलब होता है ब्रास, क्या होता है, ब्रास, ठीक है, ब्रास के लिए जो प्रयोग में लाई जाती है तो ये आपकी पीतल हो जाती है जी। इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा, बी नंबर का आंसर आपका बिल्कुल उपयुक्त और उचित रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करें कुछ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ आप देख सकते हो। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन से एंड ऑफ दीजिए है। 15 क्वेश्चंस मैंने यहाँ करा दिए हैं। क्वेश्चंस ये क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे एग्जाम में है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। हाँ, इसमें ये नहीं लिखा कि कौन से में कौन सा आया, ये नहीं लिखा, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए आपके सामने पुट लाया हूँ। चाहे डीआरडीओ का बेल का हो, शेड का हो, ऑर्डिनेंस का हो, डीएमआरसी का हो, मुंबई मेट्रो का है, या फिर अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हो, या फिर अपने यूपीआरवीएनएल का हो, या अपने रेलवे लोकोपाइलट टेक्नीशियन का हो। तो इस टाइप की कई चीज़ें आपके यहाँ पर। ढलवा लोहा मतलब कास्ट आयरन, तो धातु का गलना कितना होता है, कास्ट आयरन के लिए धातु का गलनांक कितना होता है ये आपको देखना होगा। तो ढलवा लोहा है उसके लिए धातु का गलनांक कितना होना चाहिए यहाँ पर, ओ तो 1149, यहाँ 1083 तो तांबे का होता है, ये भी आपका नहीं। तो यहाँ आपका बी 1150 जो है इसका गलनांक होता है, सीधा सीधा पूछा गया जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ
आपको बता देना है कि भाई 1100 कितना होता है, 1150 जो आपका यहाँ पर किसका होता है, यहाँ पर ढलवा लोहे कास्ट आयरन के लिए होता है। तो कुछ मैं नोट डाल करके बिंदुओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये पढ़ा दिया, समझा दिया, लिखा दिया, सवाल करा दिए और सारा विस्तार कर लिया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर मैं परिचर्चा करना चाहता हूँ आपसे। तो आइए मेरे साथ में किन किन बिंदुओं पर अपनी परिचर्चा करते हैं। तो आइए मेरे साथ में देखिएगा, यहाँ पहला नंबर का पॉइंट है कि वेल्डिंग एक प्रकार की विधि है। जी बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी बात नहीं कि वेल्डिंग क्या एक विधि है जिसमें धातु या अधातु या दो या अधिक टुकड़ों को स्थायी रूप से जोड़ा जाता है। तो स्थायी रूप से जोड़ने का साधन ही वेल्डिंग है, ठीक है ना। इसमें धारा इसमें धातुओं पर तापन मतलब ताप तथा दाब का प्रयोग किया जाता है, या तो दाब के द्वारा या ताप के द्वारा ही स्थायी रूप से जोड़ बनाया जाता है। जी ये पहली वेल्डिंग की थी। आग से बचाव हेतु कारीगर को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए आर्क या आग से बचाव के लिए जिन पर तेल ग्रीस न लगे। इस टाइप से सेफ्टी की दृष्टि से उन पर तेल और ग्रीस नहीं लगना चाहिए, जिससे कि वो सुरक्षित रहे, ठीक है। अगला आता है वेल्डिंग की दो मुख्य किस्में होती है। पहला है एक आर्क वेल्डिंग होता है, जिसमें यहाँ पर एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई का यूज ले सकते हैं। दूसरा होती है गैस वेल्डिंग, जिसमें अपन O2 और C2H2 का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट अगर आता है तो आपका ये आ जाता है, जी बिल्कुल सही समझो आप। तो नेक्स्ट में भी आप देख लीजिएगा यहाँ, तो मैं क्रम से ही आपको बता रहा हूँ जिससे कि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। जी इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग विधि है। इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग विधि है जिसमें धातुओं को एक इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके जोड़ा जाता है जिसमें धातुओं को एक इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग फ्यूजन विधि है। तो इलेक्ट्रोड आर्क क्या है, फ्यूजन विधि के अंदर है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये विधि को भी बोलेंगे फ्यूजन विधि बोला जाता है। क्या बोलते हैं, फ्यूजन मतलब गल जाना वाली, ठीक है। इसके बाद ढलवा लोहे की अपेक्षा माइल्ड स्टील मर्दो इस्पात का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। तो ढलवा लोहे की अपेक्षा माइल्ड स्टील का क्या होता है, अधिक गलनांक होता है। जी यहाँ पर इलेक्ट्रोड धातु का तार होता है, इलेक्ट्रोड धातु का एक तार होता है जिस पर गालक मतलब फ्लक्स का लेप चढ़ा होता है यहाँ पर। और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते समय, जब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं, आर्क वेल्डिंग करते हैं, तो उस पर होल्डर में पकड़ करके वेल्डिंग की जाती है। उस पर किसमें, होल्डर में पकड़ कर क्या की जाती है, वेल्डिंग की जाती है। जी आगे देखिएगा, यहाँ जो है आपको क्लियर कर लेना है, कंफ्यूजन कोई भी नहीं रखना है मन में। नेक्स्ट आपके लिए ये रहा आपके सामने, जी क्या है देखिए, यहाँ देखिएगा पीतल मतलब ब्रास की वेल्डिंग हेतु बोरेक्स से गालक या फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। आपको पीतल की अगर यहाँ पर वेल्डिंग करनी तो फ्लक्स कौन से करेंगे, यहाँ पर बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम की। देखिएगा इतना सारा पढ़ाने के बाद भी कुछ रह जाता है, इसलिए मैंने नोट करके कुछ बिंदुओं पर और ध्यान दिया है जो कि आपके एग्जाम में पूरे बैठ जाए। एल्यूमिनियम की वेल्डिंग हेतु शुद्ध एल्यूमिनियम 5% सिलिकॉन और फिलर रोड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें शुद्ध यहाँ पर देखिएगा एल्यूमिनियम 5% तथा सिलिकॉन रोड का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट लेकर चल रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि कितना भी कर लो आप, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ छूट जाती है, परिणाम स्वरूप उनको मैं नोट में इसलिए नोटेड कर रहा हूँ कि क्योंकि आप अगर बात करते हैं तो वेल्डिंग अगर चैप्टर का तो पूरी थ्योरी है जो कि आपको पता है कि बहुत ही लंबी मोटी बुक है जो आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है, जैसे ट्रेड आपके इलेक्ट्रिशियन है या फिटर है, डीजल है, इलेक्ट्रॉनिक टर्नर है, मशीनिस्ट है, जो भी ट्रेड है उसी प्रकार से वो भी एक ट्रेड है, ठीक है। बात करते हैं रोट आयरन पिटवा लोहा है ना, जिसमें सबसे शुद्ध लोहा ही पिटवा लोहा है, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.15 से भी कम पाई जाती है। कि वेल्डिंग करने के लिए कोलम्बियस स्टेनलेस स्टील तथा फिलर रोड का प्रयोग किया जाता है। तो कोलम्बियस स्टेनलेस स्टील तथा फिलर रोड का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष तौर की स्टेनलेस स्टील रोट आयरन के लिए, किसके रोट आयरन। आगे आता है वेल्डिंग गेज का प्रयोग वेल्डिंग जोड़ को जांचने हेतु किया जाता है, जो मैंने जांच में बताया था आपका इंस्पेक्शन में। तो वेल्डिंग गेज का प्रयोग जो है वेल्डिंग जोड़ को जांचने के लिए किया जाता है। अच्छा नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, देखिएगा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जी देखिएगा यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे आता है यहाँ पर देखिएगा
रेजिस्टेंट वेल्डिंग एक नॉन फ्यूजन वेल्डिंग होती है। आपको पूछा जाए कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग किस प्रकार की, तो नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है। सॉलिड फेज वेल्डिंग फोर्ज वेल्डिंग के अंतर्गत आती हैं। सॉलिड फेज वेल्डिंग, यहाँ पर सॉलिड फेज जो वेल्डिंग है वो फोर्ज वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। और आपको बताता हूँ इसमें कि थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग रेलवे की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग रेलवे की पटरियों को अभी जो जोड़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना पटरियां जोड़ते देखिए होगा तो उसको जोड़ने के लिए किया जाता है, इसको भी नोट कर लेना। और भी कोई चीज आप यहाँ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो दोस्तों, एक एक चीज को मैंने क्लेरिफाई करने की कोशिश की है, शायद आपको यहाँ समझ में आ जाए इसी बात को लेकर के भाई कोई चीज़ आपकी यहाँ रह न जाए। ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कोई भी चीज़ आपकी नहीं है। उम्मीद है ये जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा मैंने अभी जो है एक एक करके क्लियर किया है, इसमें कुछ बिंदुओं पर मैं और परिचर्चा कर लेता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ आपकी ऐसी नहीं रही कि जो छूट जाए। ठीक है, तो आइए मेरे साथ में और पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए यहाँ पर, इसमें देखिएगा तो ये रहा 13 नंबर का बटर या बट वेल्डिंग फोर्ज वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बटर वेल्डिंग जो है फोर्ज के अंतर्गत आती है। आपसे पूछा जाता है कि फोर्ज वेल्डिंग में क्या है, तो बटर वाली भी है। ठीक है, यहाँ पर आता है डीसी वेल्डिंग में शक्ति मतलब पावर के स्रोत विद्युत मोटर डीजल व पेट्रोल इंजन होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाता है डीसी वेल्डिंग में शक्ति के लिए जो स्रोत है विद्युत मोटर होती है, तो डीजल मोटर, यहाँ पर डीजल का प्रयोग किया जाता है और पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से उसमें क्या है इंजन को चला करके प्रयोग में लाया जाता है और ऐसी उत्पादन किया जाता है। परिणाम स्वरूप अपन क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर और डीसी जनरेटर का तो डीसी प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो उत्पादन करेगा वैसे ही का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए वेल्डिंग आर्क एसी और डीसी दोनों प्रकार पर की जाती है, दोनों प्रकार की सप्लाई पर कर सकते हैं। एसी वेल्डिंग में पोलैरिटी नहीं होती, क्योंकि पोलैरिटी के लिए प्लस और माइनस चाहिए था, वो केवल डीसी में होती है। किसमें होती है, डीसी में होती है, याद रखना है ना। ध्रुवता पोलैरिटी। आर्क वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में जिसका प्रयोग किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डाउन में क्या होगा कि करंट का मान क्या होगा, अधिक होगा और अपन को करंट अधिक चाहिए। अधिक क्यों चाहिए, क्योंकि अधिक गलाना अपन को, तो गलाने के लिए जो है गलना अधिक से गलन करना हो तो मैक्सिमम जो है फास्ट गति से क्या हो जाए, गल जाए, इसके लिए करंट अधिक चाहिए। तो परिणाम स्वरूप यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या कर देता, करंट को बढ़ा देता, वोल्टेज को कम कर देता। ये कार्य स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का होता है जी। ना वेल्डिंग कार्यशाला की दीवारों का रंग जो होता है वो काला रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये सभी प्रकार की किरणों को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो आपको मानव को आसपास को किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंचेगी वेल्डिंग किरणों से। ये क्योंकि अवरक्त और पराबैंगनी जो है हानिकारक उससे निकलती है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक और डेंजरस है। बेल्सियस कार्बाइड, यहाँ पर बेल्शियम कार्बाइड को बनाने हेतु चूना तथा कोक का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा यहाँ बेल्शियम कार्बाइड को बनाने के लिए चूने का और कोक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, यदि देखिएगा आगे आपको क्लियर कर देता हूँ और कंफ्यूजन है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन ये, यदि ब्लो पाइप में बैक फायर हो जाए, तो ब्लो पाइप के वाल्वों को तुरंत बंद करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है यदि ब्लो पाइप में बैक फायर हो जाए तो ब्लो पाइप के वाल्वों को तुरंत क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। पहले ऑक्सीजन सिलेंडर वाला बंद करो। यहाँ पर देखिएगा पहले ऑक्सीजन सिलेंडर तथा उसके बाद ब्लो पाइप को पानी में डुबोना चाहिए। तो यदि ब्लो पाइप में क्या हो जाए, फायर हो जाए, कौन सा हो जाए, बैक फायर हो जाए, तो ब्लो पाइप के वाल्वों को बिल्कुल बंद कर दे, तुरंत बंद कर देना चाहिए। पहले ऑक्सीजन वाला कर दे और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या ब्लो पाइप को पानी में डुबा दे, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना या आग लगने की गुंजाइश खत्म हो जाए। एसिटिलीन गैस के लिए सुरक्षित स्टोरेज प्रेशर जो होता है वो यहाँ पर क्या होगा, कंडीशंस आपको देखना होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 16 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस तरह की कंडीशंस आपकी होती है तो इसमें 16 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर की जो कंडीशंस आ जाती है, तो आपको ये ध्यान रखने की बात है जी, बिल्कुल सही समझो। नेक्स्ट आपको आता है यहाँ पर 21, एसिटिलीन होज पाइप में बाएं मतलब लेफ्ट ओर की चूड़ियाँ कटी होती है। ध्यान रखना है यहाँ पर एसिटिलीन होज पाइप है जिसमें जो उसका जो रेगुलेटर होता है, किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलेटर में जो है
कौन सी, यहाँ पर जो चूड़ियाँ कटी होती है वो लेफ्ट हैंड रहती है, ठीक है, ये कटी होती हैं। इसके बाद में आता है गैस सिलेंडर, जबकि यहाँ पर जो है एसिलिन की जगह ऑक्सीजन वाले में कौन सी, लेफ्ट की जगह कौन सी दी है, राइट हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना जी, बिल्कुल सही समझो। नेक्स्ट आता है आपका इसी क्रम में, और देखो तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे देखो तो इसमें ये रहा 22 नंबर पर, गैस सिलेंडर वाल्वों को खोलने तथा कसने हेतु यहाँ पर चाबी का प्रयोग करते हैं। किसका, चाबी का प्रयोग किया जाता है। वाल्वों को खोलना और कसना तो किसके लिए, की का प्रयोग करेंगे, की। विद्युत सर्किट में करंट बहने की दिशा क्या कहलाती है, पोलैरिटी कहलाती है, जो कि केवल डीसी में होती है। डीसी में क्यों होती है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस पाए जाते हैं इसलिए, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं तो ब्लो पाइप के पिछले हिस्से में 2 नियंत्रक वाल्व लगे होते हैं। कितने नियंत्रक वाल्व लगे होते हैं, ब्लो पाइप के पिछले हिस्से में 2 नियंत्रक वाल्व लगे होते हैं जी, बिल्कुल सही समझो। पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। हाँ जी, 25 नंबर पे, गैस वेल्डिंग करते समय फिल्टरलेस वाला चश्मा जरूर पहनना चाहिए। ध्यान रखना, काले रंग का होना चाहिए। कौन से रंग का, उसका कांच होना चाहिए, तो कांच काले रंग का होना चाहिए जी, बिल्कुल सही समझो दोस्तों। तो यही बात है जिनसे लेकर के मैं आपको परिचर्चा करने जा रहा था, वही चीजें मैंने आज यहाँ पर आपको विस्तार से समझा दी है। उम्मीद आपको ये समझ में आई नहीं, तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में कोई भी कटौती मत भूलना, क्योंकि जिस प्रकार से मैं सारी की सारी चीजें आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो इसी प्रकार से आप भी सारी चीजें अपने दोस्तों तक पहुंचाने में इसका सहयोग बनता है। आपके सहयोग से ही हम चल पाते हैं, अन्यथा आपका सहयोग आज तक नहीं मिला होता तो हम शायद यहाँ तक नहीं पहुँचते। पर आपको अतुल्य धन्यवाद, जिससे कि आप इतना ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करते हो हमें और आगे बढ़ा करते हो। इससे कि क्या होता है कि सब वीडियोज हम आपके माध्यम से जो है सब तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। लेकिन आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, तो मैसेज ये है कि यहाँ पर कह रहा हूँ कि सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएगी, सपना एक देखो मुश्किलों हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो दोस्तों आपकी कामयाबी जरूर शोर मचाएगी, जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई, तो प्लीज़ एक बार करना लाइक सब्सक्राइब शेयर। फिर लाऊंगा इसी प्रकार का नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए तो इतना ही बहुत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।